वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 1 की क्लास में चैप्टर 3 वर्क, पावर एंड एनर्जी, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। इसमें जो टॉपिक्स कवर करेंगे आज हम इस लेक्चर में: वर्क, कार्य, जीरो वर्क शून्य कार्य, पॉजिटिव वर्क धनात्मक कार्य, नेगेटिव वर्क ऋणात्मक कार्य, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस यानी संरक्षित तथा असंरक्षित बल। तो आइए एक लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वर्क यानी कार्य। वर्क डन बाई अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्टेंस मूव्ड बाई दिस ऑब्जेक्ट इट्स पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यानी किसी वस्तु पर किसी बल द्वारा किया गया कार्य, किसी वस्तु पर बल लगाने पर बल द्वारा किया गया कार्य उस बल तथा बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। किसी भी वस्तु पर हम बल लगाएं, बल इस दिशा में लग रहा है और वस्तु का विस्थापन इस दिशा में हो रहा है, तो किसी भी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन और बल के परिमाण इसके गुणनफल के बराबर होता है। इफ ए फोर्स एफ एक्ट्स इन सच ए वे दैट डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस इज एट एंगल थीटा फ्रॉम द फोर्स एफ, द वर्क डन इज। यदि कोई बल एफ इस प्रकार लगता है कि विस्थापन डेल्टा एस से उसका कोण थीटा है, तो किया गया कार्य। तो यहाँ पर एक बल एफ लग रहा है जिसका विस्थापन ये इस दिशा में है, तो मास इस दिशा में डिस्प्लेस हो रहा है, तो इसका जो फोर्स है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट से थीटा एंगल बना रहा है, यानी बल विस्थापन के बीच में थीटा कोण है। तो बल का हम इस डिस्प्लेसमेंट की दिशा में कंपोनेंट निकालेंगे एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा हमारा ये कंपोनेंट हो गया और इसी दिशा में डिस्प्लेसमेंट है, तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, किया गया कार्य W निकल आएगा। W इक्वल टू एफ कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस। तो इस तरह से W इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, या हम चूंकि F और S दोनों वेक्टर हैं और इनके बीच का कॉस थीटा, जो थीटा है वो एंगल है और उसका कोसाइन लिया गया कॉस थीटा, तो इस तरह से हम डॉट प्रोडक्ट के रूप में इसको लिख सकते हैं W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस। ये वर्क हो गया एक्चुअली में। तो वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है जो दो वेक्टरों के डॉट प्रोडक्ट यानी एफ और एस के डॉट प्रोडक्ट से मिलता है। ये स्केलर क्वांटिटी है। यूनिट वर्क की यूनिट जूल या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला ml स्क्वायर टी पावर -2। तो वर्क इज स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कार्य बल तथा विस्थापन का अदिश गुणन होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट होता है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, यानी बल और विस्थापन एक ही दिशा में है। इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री देन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यदि थीटा 0 डिग्री है तो विस्थापन बल की दिशा में ही होता है। तब W इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, यानी कॉस 0 और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, W इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एस। तो ये जो वर्क की वैल्यू है ये मैक्सिमम है। कैसे मैक्सिमम है? कॉस थीटा की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है, तो इस तरह से मैक्सिमम वर्क कितना प्राप्त कर सकते हैं? एफ डेल्टा एस। तो दिस इज वर्क इज मैक्सिमम, यानी ये अधिकतम कार्य है जो कि किसी भी बल द्वारा प्राप्त किया गया है। तो किसी भी बल द्वारा मैक्सिमम कार्य उसी बल की दिशा में ही हम डिस्प्लेस करके प्राप्त कर सकते हैं। और अगर बल की दिशा से थीटा एंगल पर हम डिस्प्लेस करें वस्तु को, तो कार्य की मात्रा कम हो जाती है, क्योंकि कॉस थीटा की वैल्यू 0 डिग्री के अलावा 1 से लेसर ही होती है। तो इस तरह से वर्क मैक्सिमम हमारा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल 0 डिग्री होता है तभी वर्क मैक्सिमम होता है। अन्य केसेस में वर्क की वैल्यू कम आती है। तो वर्क हमारा 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है: जीरो वर्क, पॉजिटिव वर्क एंड निगेटिव वर्क। तो पहले हम जीरो वर्क को देखेंगे। जीरो वर्क यानी शून्य कार्य। शून्य कार्य वर्क विल बी जीरो, वर्क विल बी जीरो, यानी
किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होगा। किसी वस्तु पर किया गया कार्य शून्य होता है यदि इफ थीटा इज 90 डिग्री, यानी कॉस थीटा कॉस 90 जीरो, एंड डब्ल्यू इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस 90 10, वर्क इज जीरो। तो थीटा के 90 डिग्री के मान के लिए वर्क जीरो हो गया। तो इसका क्या सेंस है कि हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन एक दूसरे से लंबवत हैं। तो इस केस में क्या होगा, वर्क जीरो हो गया। तो व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी जब बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत हैं तो कार्य की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इनके बीच में 90 डिग्री है और कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है। तो इस तरह से जब भी बल और विस्थापन एक दूसरे के लंबवत होंगे परपेंडिकुलर, तो इस केस में वर्क डन जीरो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मूविंग ऑफ ए मैन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म कैरिंग वेट, किसी व्यक्ति का भार उठाकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पे चलना, ये जीरो वर्क का एग्जाम्पल है। कोई भी व्यक्ति होगा, अगर वो भार उठाकर क्षैतिज प्लेटफॉर्म पर चल रहा है तो वो कोई वर्क नहीं कर रहा है। इसका क्या मतलब है, कोई व्यक्ति क्षैतिज भार उठाया, क्षैतिज दिशा में चल रहा है और भार उठाया हुआ है। भार उठाने में क्या है, वो अपने हाथ को ऊपर की ओर खींचता है। तो इस तरह से इस ऑब्जेक्ट पर व्यक्ति द्वारा लगाया गया फोर्स वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फोर्स लग रहा है और व्यक्ति चल क्षैतिज दिशा में रहा है, इस दिशा में। तो इस दिशा में चलने के कारण डिस्प्लेसमेंट बल के परपेंडिकुलर हो गया। तो दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनने से क्या हो गया, वर्क का मान जीरो हो गया। तो इस तरह से किसी व्यक्ति का भार उठा के प्लेटफॉर्म पर चलना, ये जीरो वर्क का एग्जाम्पल है। जबकि तो इस तरह से कार्य जो है वो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होने से जीरो हो सकता है। दूसरी सिचुएशन, एफ इज नॉन जीरो, यानी किसी वस्तु पर बल लगाएं और विस्थापन ना हो, डेल्टा एस इक्वल टू जीरो। तो बल लगाने पर भी विस्थापन ना हो, तो इस केस में भी वर्क जीरो हो जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। तो डेल्टा एस जीरो हो गया, विस्थापन जीरो, तो ये डब्ल्यू जीरो हो गया। तो ये कब हो जीरो होगा, व्हेन फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड, व्हेन फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इज अप्लाइड एंड नो डिस्प्लेसमेंट टेक्स प्लेस ड्यू टू एक्शन ऑफ दिस फोर्स, यानी किसी वस्तु पर बल लगाने पर वस्तु में कोई विस्थापन नहीं होता है। तो इस केस में विस्थापन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया और वर्क की वैल्यू हमारी विस्थापन जीरो होने से वर्क भी जीरो हो गया। एग्जाम्पल, मैन अप्लाइड फोर्स ऑन वॉल एंड नो डिस्प्लेसमेंट टेक प्लेस ऑन द वॉल, यानी कोई व्यक्ति दीवार पर बल लगाता है और दीवार में कोई विस्थापन नहीं होता। तो व्यक्ति द्वारा लगाए गए बल से दीवार में कोई विस्थापन नहीं हुआ, जबकि व्यक्ति ने नॉन जीरो फोर्स लगाया था और डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो इस केस में क्या हुआ, वर्क जीरो मिला, जो भी फोर्स लगाया गया उससे कार्य की वैल्यू जीरो हुई, क्योंकि विस्थापन नहीं हुआ इसलिए कार्य नहीं हुआ। तीसरी सिचुएशन, जब वर्क जीरो हो, तो इस केस में हम देखते हैं कि किसी वस्तु पर बल लगा के छोड़ दें और वस्तु डिस्प्लेस होती रहे, तो वस्तु का विस्थापन नॉन जीरो हो जाएगा और बल की मात्रा जीरो हो जाएगी। तो इस तरह से W इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, एफ की वैल्यू जीरो होने से वर्क जीरो हो गया। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड एंड नो फोर्स इज एक्टिंग, देन W इक्वल टू जीरो, किसी वस्तु पर बल नहीं लग रहा है और वस्तु विस्थापित हो रही है, तब वर्क की वैल्यू जीरो हो गई, कार्य की वैल्यू जीरो हो गई। तो ये कैसे होगा, किसी वस्तु पर हम क्या करें, बल लगा दें और बल लगा के उसको छोड़ दें। किसी वस्तु पर बल लगाने से और उसको छोड़ देने से क्या हुआ, वस्तु पर अब बल जीरो हो गया और वस्तु विस्थापित हो रही है, यानी वस्तु चल रही है। तो इस केस में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू जीरो होने से वर्क जीरो हो गया। कैसे जीरो होगा, इफ वी पुश एंड लीव द टेबल, इफ वी पुश एंड लीव द टेबल, देन टेबल कंटिन्यूज डिस्प्लेस बट नो फोर्स ऑन दिस टेबल, यानी किसी मेज को धक्का देकर छोड़ दिया जाए और मेज पर बल, क्योंकि कोई बल अब काम नहीं कर रहा है, मेज जो गति कर रही है वो
उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, फिर भी मेज गति कर रही है, यानी मेज विस्थापित हो रही है। तो मेज पर चूंकि मेज को धक्का देकर छोड़ दिया गया और मेज गति कर रही है, तो मेज पर कोई बल नहीं काम कर रहा है, फिर भी मेज विस्थापित हो रही है। तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट नॉन जीरो हो गया, जबकि फोर्स जीरो हो गया। इस तरह से कार्य की वैल्यू जीरो हो गई बल के जीरो होने के कारण। ये सिचुएशन कैसे होगी? तो हमने क्या किया, एक मेज है, इसको हमने धक्का दे दिया और धक्का देने के बाद हमने इसको छोड़ दिया, यहाँ से धक्का देकर छोड़ दिया। तो ये अब डेल्टा एस डिस्टेंस विदाउट एनी फोर्स ट्रेवल कर रहा है और ये डेल्टा एस विस्थापन हुआ, लेकिन इस पर फोर्स कितना लग रहा है? जीरो। फोर्स की वैल्यू जीरो होने से विस्थापन नॉन जीरो होने पर भी वर्क की वैल्यू जीरो हो गई। तो इस तरह से किया गया कार्य तीन सिचुएशन में जीरो हो रहा है। यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री पर हैं, तब कार्य जीरो हो रहा है। दूसरे केस में यदि हम वस्तु पर बल लगाएं और विस्थापन ना हो, तब भी कार्य जीरो हो गया। तीसरे केस में यदि वस्तु पर बल ना लगाएं और वस्तु विस्थापित होती रहे, तो इस केस में भी वर्क जीरो हो गया। तो ये तीनों सिचुएशन वर्क जीरो होने की हैं, यानी एक्शन होते हुए भी वर्क की वैल्यू जीरो है। नेक्स्ट वर्क हम देखेंगे पॉजिटिव वर्क, धनात्मक कार्य। तो जो W का फार्मूला है, W इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। इसमें फोर्स पॉजिटिव होता है और डिस्प्लेसमेंट भी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो कॉस थीटा को हम पॉजिटिव कर लें तो वर्क हमेशा पॉजिटिव मिलेगा। तो वर्क विल बी पॉजिटिव इफ कॉस थीटा इज पॉजिटिव, दैट इज थीटा रेंजेस फ्रॉम 0 डिग्री टू 90 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री। चूंकि बल एफ और विस्थापन डेल्टा एस दोनों धनात्मक हैं, इसलिए कार्य तभी धनात्मक होगा जब कॉस थीटा धनात्मक हो। कॉस थीटा की वैल्यू धनात्मक तब होगी जब थीटा 0 डिग्री से बड़ा हो या इसके बराबर हो और 90 डिग्री से लेसर हो, तो कॉस थीटा की वैल्यू धनात्मक हो जाती है। तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 को लेके 90 डिग्री से लेस, इतनी वैल्यू के लिए हमारा कॉस थीटा धनात्मक होता है और किया गया कार्य पॉजिटिव होगा, यानी धनात्मक होगा जब ये थीटा की वैल्यू आएगी। तो थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री लेस, 90 डिग्री से छोटा, इस वैल्यू तक इस कॉस थीटा पॉजिटिव होगा और कार्य की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, यानी धनात्मक कार्य प्राप्त होगा। कॉस थीटा की वैल्यू यानी थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री नहीं ले सकते, इस केस में शून्य वर्क यानी जीरो वर्क होता है। तो लेसर देन 90 डिग्री लेंगे, 0 डिग्री के बराबर भी ले सकते हैं, तो इस केस में कार्य मैक्सिमम होगा 0 डिग्री के बराबर होने पर। एग्जाम्पल धनात्मक कार्य के, डिस्प्लेस टेबल बाई पुलिंग, मेज को खींचते हुए विस्थापित करना। तो मेज को हम विस्थापित कर रहे हैं खींचते हुए और उस पर हम लगातार बल आरोपित कर रहे हैं, तो इस केस में किया गया कार्य ये धनात्मक होगा, क्योंकि मेज को खींचते हुए हम लेके जा रहे हैं, तो मेज जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में फोर्स लग रहा है, यानी बल लग रहा है। तो बल और विस्थापन के बीच में 0 डिग्री एंगल, तो ये कार्य धनात्मक हो गया, पॉजिटिव वर्क। अब निगेटिव वर्क, ऋणात्मक कार्य, ये तीसरी सिचुएशन है। तो फार्मूला हम देखेंगे W इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, और इसमें एफ और डेल्टा एस दोनों पॉजिटिव हैं, तो कॉस थीटा को निगेटिव बनाना पड़ेगा, तभी हमारा कार्य निगेटिव होगा। सिंस एफ एंड डेल्टा एस आर पॉजिटिव, हेंस वर्क विल बी निगेटिव ओनली व्हेन कॉस थीटा इज निगेटिव। दैट इज, हम थीटा की वैल्यू कहाँ तक ले सकते हैं? 90 डिग्री, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस और इक्वल टू 180 डिग्री। चूंकि बल एफ तथा विस्थापन डेल्टा एस दोनों धनात्मक होते हैं, इसलिए कार्य W तभी ऋणात्मक होगा जब कॉस थीटा ऋणात्मक हो। कॉस थीटा की ऋणात्मक वैल्यूज आएंगी, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से ज़्यादा हो और 180 डिग्री के बराबर या इससे कम। तो इस एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव होती है और इस कारण से वर्क जो होगा एफ डेल्टा एस कॉस थीटा, ये भी निगेटिव हो जाएगा। तो वर्क निगेटिव तभी होगा जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से अधिक और 180 डिग्री के बराबर या इससे कम हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑन थ्रोइंग ए बॉल अपवर्ड,
वर्क डन बाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। किसी गेंद को ऊपर फेंकने पर गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य ऋणात्मक होता है। तो कोई भी वस्तु को हम ऊपर की ओर फेंकेंगे और जैसे ही वस्तु को फेंकेंगे, वस्तु पर हमने बल आरोपित करके छोड़ दिया, वस्तु को ऊपर फेंक दिया। अब क्या होगा, वस्तु ऊपर की ओर जा रही है और वस्तु पर बल कहाँ लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की ओर। तो वस्तु को हमने ऊपर फेंक कर छोड़ दिया, यानी ऊपर फेंकने पर वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल नीचे की ओर लगता है और वस्तु का विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस केस में गुरुत्व बल नीचे की ओर, विस्थापन ऊपर की ओर, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री। तो W इक्वल टू एफ डेल्टा एस कॉस थीटा। एफ गुरुत्व बल हो गया, डेल्टा एस विस्थापन हो गया, और कॉस 180 डिग्री इनके बीच का एंगल हो गया एफ और एस के बीच में। तो इस तरह से कॉस 180 का मान -1 होता है और W इक्वल टू माइनस एफ डेल्टा एस। तो इस केस में किया गया कार्य ऋणात्मक हो गया, निगेटिव वर्क। तो कार्य निगेटिव होने का सेंस है कि हम इसको मैथमेटिकली हमने निगेटिव कर लिया, वास्तव में कार्य ऊर्जा खर्च करने पर ही होता है। तो हमने इनिशियली इस द्रव्यमान को v वेलोसिटी से फेंका, तभी जाके वो डेल्टा एस डिस्प्लेसमेंट तय कर रहा है अंडर ग्रेविटी। निगेटिव वर्क के और एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल लेंगे, पुलिंग वाटर फ्रॉम वेल थ्रू ए पुली। यानी किसी पुली या घेरनी की सहायता से कुएं से पानी खींचना, ये निगेटिव वर्क यानी ऋणात्मक कार्य का एग्जाम्पल है। तो यहाँ पर ये हमारा पुली है जिस पर हमने एक रस्सी बांध रखी है और रस्सी कनेक्टेड है बाल्टी से। तो हमने बाल्टी में पानी भर लिया और इसको ऊपर की ओर खींच रहे हैं। तो ऊपर की ओर खींचने का सेंस है कि हम बल एफ यहाँ रस्सी के थ्रू लगा रहे हैं। रस्सी को हम इस दिशा में खींच रहे हैं, बल हमारा इसी दिशा में लग रहा है, और विस्थापन किस दिशा में हो रहा है, ये जो भार है, द्रव्यमान है, इसका विस्थापन ऊपर की ओर हो रहा है। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये हो गई और फोर्स की डायरेक्शन ये हो गई। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री से ज़्यादा का एंगल हो गया और 180 से कम। तो इस एंगल के कारण कॉस जो थीटा है, यह थीटा एंगल, इसका कॉस निगेटिव। तो इस पर्टिकुलर एंगल के लिए कॉस जो कि 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री से ग्रेटर है और 180 डिग्री से कम है, तो इसकी कॉस थीटा की वैल्यू निगेटिव हो जाएगी और वर्क निगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, किसी द्रव्यमान को ऊपर की ओर फेंक दें तो ग्रेविटी द्वारा किया गया कार्य निगेटिव होता है, या पुली के थ्रू हम कुएं से पानी भरें तो इस केस में किया गया कार्य निगेटिव होता है। कार्य को निगेटिव हम मैथमेटिकल सेंस में लेंगे। तो जब तक हम एनर्जी यानी ऊर्जा खर्च करेंगे तब तक कार्य मिलेगा, अदरवाइज कार्य की प्राप्ति संभव नहीं है। नेक्स्ट केस, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, बल विस्थापन ग्राफ। तो हम डिस्प्लेसमेंट को एक्स एक्सिस पर प्लॉट करेंगे और वाई को वाई एक्सिस पर फोर्स यानी बल। तो विस्थापन एक्स एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर बल हो गया। तो हम एक कांस्टेंट बल को लेकर चलेंगे, यूनिफॉर्म फोर्स, एक समान बल के लिए बल की मात्रा एक समान लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट डेल्टा एस हो गया। तो वस्तु यहाँ थी, इधर पहुँच गई और बल की मात्रा समान है। तो जो हमारा कर्व मिलेगा एक्चुअल में, वो कर्व यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा बल और विस्थापन कर्व मिला। इस कर्व के नीचे का जो एरिया है, ये हमारा आयताकार रेक्टेंगुलर एरिया, यही एरिया क्या कहलाता है, वर्क या कार्य। तो हम इस एरिया को कैलकुलेट करेंगे, कार्य मिलेगा। तो ग्राफ में जो भी कर्व के अंडर एरिया होता है वो वर्क को देता है यानी कार्य को। अगर फोर्स नॉन यूनिफॉर्म हो, असमान या नॉन यूनिफॉर्म फोर्स या परिवर्ती बल, इसके लिए अगर हमारा फोर्स परिवर्तित हो रहा है और डिस्प्लेसमेंट इस दिशा में हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट हम बढ़ाएंगे और फोर्स भी परिवर्तित करेंगे। तो इस तरह से हम कर्व BC को प्राप्त कर लिया हमने, और ABCD कर्व के अंदर का जो एरिया है यही कार्य या वर्क होता है। तो बल विस्थापन का जो ग्राफ होता है उससे हमें कार्य की प्राप्ति होती है। अगर वर्क हमारा फोर्स कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है तो वर्क इजीली कैलकुलेट हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म यानी परिवर्ती बल के लिए हम फिर ये एरिया निकालना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसके लिए हम फिर इंटीग्रेशन की मदद लेते हैं और इंटीग्रेशन की मदद से हम वर्क की वैल्यू
कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, कंजर्वेटिव फोर्स, संरक्षी बल। इफ वर्क डन बाई ए फोर्स डिपेंड्स ओनली ऑन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट्स, दैट इज नॉट ऑन द पाथ, द फोर्स इज कॉल्ड कंजर्वेटिव फोर्स। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करता है, यानी पथ पर नहीं, किस रास्ते से कार्य किया गया उस रास्ते पर निर्भर नहीं करता, तो बल संरक्षी बल कहलाता है या कंजर्वेटिव फोर्स कहलाता है। किसी बल द्वारा हमने क्या किया, ए से बी तक वस्तु को विस्थापित किया 3 मार्गों से, पहले इस वाले से किया, फिर इस वाले से, फिर इस वाले से। इन तीनों से कार्य W1, W2, W3 हैं, और इन्हीं किसी भी मार्ग से हम ले जाएं वस्तु को विस्थापित करते हुए बल F लगा के, तो अगर सेम कार्य मिले, समान कार्य, तो हमारा बल F क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल है। तो कोई भी बल अगर हम लगाएं वस्तु पर और बल द्वारा किया गया कार्य केवल प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर ही निर्भर करे, यानी किस रास्ते से ले गए हैं उस रास्ते पर निर्भर ना करे, तो जो बल होता है वो कंजर्वेटिव फोर्स यानी संरक्षी बल कहलाता है। तो कोई भी ऐसा बल जिसके कारण किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करे, तो इस केस में बल हमारा संरक्षी बल यानी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। फॉर एग्जांपल, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किया गया कार्य सदैव संरक्षी होता है, यानी ये संरक्षी बल हो गया। इलास्टिक फोर्स, प्रत्यास्थ बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, संरक्षी बल। इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल द्वारा किया गया कार्य रास्ते पर निर्भर नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर ही निर्भर करता है। तो कोई भी बल कंजर्वेटिव होगा यानी संरक्षी होगा अगर उसका कर्ल 0 हो जाए, तो बल F है उसका कर्ल निकालेंगे, अगर वो 0 है तो हमारा बल जो F है वो संरक्षी या कंजर्वेटिव होता है। तो इसको हम कर्ल F का मतलब डेल क्रॉस F निकालेंगे, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, एक डेल ऑपरेटर होता है, तो हम उल्टा ट्रायंगल बनाएंगे और वेक्टर लगा देंगे, तो इसको डेल ऑपरेटर कहते हैं। डेल ऑपरेटर की वैल्यू हो जो होती है वो एक ऑपरेटर है, तो ये आई यूनिट वेक्टर आई डेल अपान डेल एक्स, तो एक्स कंपोनेंट का हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है, प्लस जे डेल अपान डेल वाई, तो यहाँ पार्शियल डिफ्रेंसिएशन वाई के रेस्पेक्ट में है, और प्लस के डेल अपान डेल जेड, तो यहाँ पर जेड के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, पार्शियल डिफ्रेंसिएशन यानी आंशिक अवकलन है। तो ये हमारा जो वेक्टर आ गया ये डेल ऑपरेटर कहलाता है, और ये पार्शियल डिफ्रेंसिएशन है एक्स वाई जेड इन वेरिएबल्स में। तो इस तरह से कोई भी बल संरक्षी होगा जब इसका कर्ल निकालेंगे और ये कर्ल 0 आ जाए। नेक्स्ट फोर्स हम देखते हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, असंरक्षी बल। इफ वर्क डन बाई ए फोर्स डिपेंड्स ऑन पाथ, द फोर्स इज कॉल्ड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। यदि किसी बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पर तो निर्भर करता ही है, यानी प्रारंभिक और अंतिम बिंदुओं पर निर्भर करता ही है, और रास्ते पर भी निर्भर करता है, तो बल असंरक्षी बल कहलाता है यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो किसी भी बल द्वारा किया गया कार्य अगर रास्ते पर निर्भर करता है, तो हम 2 बिंदुओं के बीच में किन्हीं 3 या जितने भी रास्ते से ले जाएं, और हर बार अगर अलग अलग कार्य प्राप्त हो, तो दिया गया बल असंरक्षी यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। तो एक फोर्स हमने लिया और उस फोर्स के कारण किन्हीं 2 बिंदुओं पर हमने अलग अलग रास्ते से कार्य निकाला, और कार्य की वैल्यू अलग अलग आई, तो असंरक्षी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। अगर कार्य की वैल्यू सेम आ गई तो कंजर्वेटिव यानी संरक्षी बल। अब हम इसका जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका जो कर्ल होता है वो नॉन जीरो होता है, तो डेल क्रॉस एफ इनका नॉन जीरो होता है यानी नॉन जीरो वेक्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल, पुश और पुल बाई ए पर्सन, किसी व्यक्ति द्वारा धक्का या खिंचाव उत्पन्न करना,
ये असंरक्षी बल यानी नॉन कंजर्वेटिव का एग्जाम्पल है, विस्कस फोर्स, श्यान बल इत्यादि। तो ये सभी बल क्या हैं, हमारे नॉन कंजर्वेटिव असंरक्षी बल के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पर हम सिचुएशन देख लेते हैं। कोई बल F दिया गया है जिसके कंपोनेंट्स Fxi प्लस Fyj प्लस Fz के हैं। तो ये बल वेक्टर दिया गया है और इसका कर्ल निकालना है हमें। तो इसको डेल क्रॉस F लिखेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट में हम पहले ijk लिख लेंगे मैट्रिक्स में, इस डिटर्मिनेंट में। फिर पहले वेक्टर डेल के कंपोनेंट लिखेंगे, डेल अपान डेल एक्स, डेल अपान डेल वाई, डेल अपान डेल जेड, ये कंपोनेंट्स हो गए। फिर एफ के कंपोनेंट्स लिखेंगे, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, और हम ये डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम आई लिखेंगे, डेल वाई, डेल अपान डेल वाई एफ जेड माइनस डेल अपान डेल जेड एफ वाई। तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस जे। जब प्लस जे लिखेंगे तो हम राइट साइड से चलेंगे, अगर माइनस जे लिखा तो लेफ्ट साइड से चलेंगे। प्लस जे लिखेंगे तो राइट साइड से चलेंगे। डेल अपान डेल जेड एफ जेड एफ एक्स माइनस डेल अपान डेल एक्स एफ जेड। तो ये हो गया हमारा जे का टर्म प्लस के लेंगे। तो हमारा यहाँ से स्टार्ट करेंगे, के के बाद आई आता है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे डेल अपान डेल एक्स एफ वाई माइनस डेल अपान डेल वाई एफ एक्स। तो इस तरह से ये डिटर्मिनेंट सॉल्व हो गया और ये कर्ल हमें मिल जाएगा। कर्ल की वैल्यू अगर 0 है तो फोर्स इज कंजर्वेटिव, यानी बल F संरक्षी बल है, दिया गया बल संरक्षी कहेंगे या कंजर्वेटिव फोर्स। और अगर नॉन जीरो हो गया तो नॉन जीरो वेक्टर आ गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, F डेल क्रॉस F नॉन जीरो हो गया तो फोर्स F इज नॉन कंजर्वेटिव, बल F असंरक्षी बल होता है। तो सभी स्टूडेंट्स इस डेल क्रॉस F की वैल्यू निकालने की प्रैक्टिस करेंगे और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल एग्जाम्पल भी कर लेंगे ताकि इसकी प्रैक्टिस रहे। ये 2 साल पहले ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक फोर्स दिया गया था और प्रूव करना था कि ये कंजर्वेटिव होता है यानी संरक्षी बल है। तो हम इसका फोर्स का कर्ल निकाल कर सिद्ध करेंगे। अगर कर्ल 0 आ गया डेल क्रॉस F तो हम इसको फोर्स को कंजर्वेटिव कह देते हैं, संरक्षी बल। और अगर नॉन जीरो वेक्टर आ गया तो हम फोर्स को नॉन कंजर्वेटिव यानी असंरक्षी बल कह देते हैं।